इसके पहले हम सभी लोग पढ़ चुके हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड और सिल्क रूट के बारे में। आपका अगला हेडिंग है फूड ट्रैवल्स, स्पागेटी एंड पोटैटो। इसका मतलब क्या होता है? एंशियंट टाइम्स में जो बिजनेसमैन थे या मर्चेंट्स थे, जब डिफरेंट कंट्री में विजिट करते थे, ट्रेड करते थे या एक्सचेंज ऑफ गुड्स किया करते थे, तो ट्रेड के साथ साथ उनके साथ जो फूड स्टफ था उनके साथ, क्योंकि कोई बिजनेसमैन है किसी डिस्टेंस एरिया को कवर करेगा या किसी बहुत ही वास्ट रीजन को कवर करेगा, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए अपने साथ कुछ न कुछ बेसिक चीज़ लेकर जाएगा। जैसे आप लोग देखते हो ना, जब आप कहीं विजिट करते हो तो आप अपने खाने के लिए या रास्ते में जैसे आप रुकते हो, आराम करते हो, तो खाने पीने के लिए कुछ से घर से बना हुआ सामान लेकर जाते हो। तो वैसे एंशियंट टाइम्स में जैसे चाइना है, चाइना के जो बिजनेसमैन थे, चाइना के जो मर्चेंट्स थे, तो चाइना के जो मर्चेंट्स थे जब वो यूरोप में या अफ्रीका में वो ट्रैवल करते थे, बिजनेस करते थे या एक्सचेंज ऑफ गुड्स किया करते थे, तो अपने साथ वो रेडी फूड स्टफ मीन्स जो खाने मतलब जिसको खाने जैसे आज के टाइम पे मैगी है, नूडल्स है, तो ऐसे कुछ सामान वो लेकर चलते थे। तो ऐसा विश्वास किया गया है कि जो नूडल्स है उसको चाइना के लोगों ने वेस्ट कंट्री में इंट्रोड्यूस किया और वहाँ पर जाकर हम इसे स्पागेटी कहते हैं। उसी तरह से जो अरब के मर्चेंट्स हुआ करते थे, वो एंशियंट टाइम्स में, मेडवल टाइम्स में अरब के मर्चेंट डिफरेंट कंट्री के साथ नेटवर्क ऑफ ट्रेड, नेटवर्क ऑफ कॉमर्स इसके साथ कनेक्टेड हुआ करते थे। तो अरब के मर्चेंट इटली में गए, इटली में एक आइलैंड है सिसिली, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो उनके साथ फूड स्टफ था, जो उनके साथ मतलब जो नाश्ता वगैरह करते हैं, जिसे हम पास्ता कहते हैं, तो अरब के लोगों ने सिसिली में पास्ता को इंट्रोड्यूस किया। उसी तरह से इंडिया में और जापान में 15th और मीन्स मेडवल पीरियड के टाइम पर इंडिया और जापान में कई तरह के फूड स्टफ या कई तरह के फूड कमोडिटी या कई तरह के जो चीज़ें आज हम जैसे पोटैटो है, चिलीज़ है, इसको हम ये हमारे कंट्री में इनका प्रोडक्शन नहीं होता था। ये जो इसेंशियल चीज़ें हैं या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको यूरोपियंस इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब सबसे पहले ऐसी चीज़ें अमेरिका से यूरोप में आया और यूरोप से अफ्रीका में आया और अफ्रीका से इंडिया में ये सब आता है। तो इंडिया और जापान के जो लोग थे, जैसे लिखा ना कि सिमिलर फूड्स वर आल्सो known in India and Japan, so the truth about their origin may never be known. Yet, such guesswork suggests the possibility of long distance cultural exchange. मीन्स जो आपके बिजनेसमैन थे, जब वो ट्रेड करते थे तो ट्रेड के साथ साथ वो अपने साथ जो रेडी फूड स्टफ लाते थे वो भी उस अलग किसी कंट्री में शेयर कर दिया करते थे। उसके अलावा जैसे आज हम लोग अपने फूड मतलब हमारे खाने पीने का जो इम्पोर्टेंट आइटम्स होता है, सोया है, ग्राउंड नट है, मेज़ है, टोमेटो है, चिलीज़ है, स्वीट पोटैटो है, ये जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसको आज हम कंज्यूम करते हैं, आज हम इनको खाते पीते हैं, तो 5 सेंचुरी के पहले मीन्स 14th-15th सेंचुरी के पहले ये जो चीज़ें थी ना, जैसे टोमेटो, चिलीज़ मीन्स टमाटर, मिर्चा वगैरह, इसका यूज़ हम लोग नहीं करते थे। मीन्स ये लोग ये जो मतलब जो सब्जियां हैं या ये जो खाने वाले सामान हैं, इनको सबसे पहले यूरोप में यूरोपियन लोगों ने क्या किया, यूरोपियन लोग जैसे आप कोलंबस का नाम सुने हैं, कोलंबस जो है वो अमेरिका गया, अमेरिका का खोज किया, तो अमेरिका में इस तरह के क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता था। तो सबसे पहले कोलंबस ने क्या किया, जो अमेरिका में चिलीज़ पोटैटो प्रोड्यूस होते थे उसको अमेरिका से उसने यूरोप में लाया और यूरोप के जो लोग थे वो यूरोप से एशिया में लेकर आते हैं, है ना। तो जो हम लिखा है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, मीन्स हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे मतलब पास्ट के हमारे मतलब फैमिली के लोग थे, वो इस तरह के फूड के बारे में नहीं जानते थे। तो यूरोप के लोगों ने यहाँ पे एशिया में इसको इंट्रोड्यूस कराया। कैसे? जैसे कोलंबस था, उसने अमेरिका की खोज किया, अमेरिका वो गया, अमेरिका से उसने क्या किया, पहले अमेरिका में जो कंट्री इंक्लूड हुआ करते थे, तो उसमें से जो कंट्री इंक्लूड थे उसको हम देख सकते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, कैरेबियन आइलैंड्स हैं। तो कलेक्टिवली इनको हम अमेरिका के रूप में एड्रेस किया करते थे। तो पहले यूरोपियन में कोलंबस जो था वो अमेरिका गया, यूएसए गया और वहाँ से इस तरह के क्रॉप का प्रोडक्शन होता था। तो ऐसे क्रॉप्स को यूरोप में लेकर आता है और फिर यही यूरोपियन लोग जब एशिया में आते हैं तो एशिया में इस तरह के क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ कह सकते हैं कि फूड किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स में ट्रैवल होता है। उसका एक एग्जांपल दीजिए, तो चाइना का एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उन्होंने वेस्ट में नूडल्स इंट्रोड्यूस कराया, अरब जो थे वो सिसिली में पास्ता इंट्रोड्यूस कराते हैं, हमारे कंट्री में टोमेटो, चिलीज़ वगैरह जो है वो यूरोपियंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराते हैं, है ना। और फूड जो होता है हमारी लाइफ में कैसे उसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे जो लोग होते हैं, मासेज होते हैं, उनके लिए पल्सेस हो गया, वेजिटेबल हो गया, बहुत ही मैटर करता है, उनके लाइफ को इम्प्रूव करता है। तो ऐसे पहले यूरोप के लोग जो थे बहुत ही हंगर पावर्टी में रहा करते थे। तो पोटैटो की इंट्रोड्यूस कराने की वजह से
जो वहाँ के यूरोपियन लोग थे, वहाँ की पॉवर्टी थी काफ़ी, मतलब इरेडिकेट होती है। तो यहाँ से आपका इस वाले पैराग्राफ से सवाल बन सकता है कि हाउ फूड कुड इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ पीपल। तो फूड किस तरह से, जैसे भोजन जो होता है, अगर बहुत ही एबडेंस है, बहुत अधिक मात्रा में है, और अगर आपको बहुत ही चीप प्राइस में अवेल है, तो आपका लाइफ जो है बहुत ही इम्प्रूव होगा। तो ऐसा ही कुछ होता है यूरोप में। यूरोप के जो पुअर लोग थे, जब उनके कॉन्टिनेंट्स में पोटैटो वगैरह का इंट्रोड्यूस होता है, तो उससे उनका लाइफ स्टैंडर्ड काफ़ी बेटर होता है। उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाता है। 1840 में वर्स्ट फेमाइन पड़ता है। 1840 में जब क्रॉप सीवियर फेल होते हैं, फसलें नष्ट होती हैं, तो 1840 में जब पोटैटो का प्रोडक्शन बहुत कम होता है, तो यूरोप में थाउजेंड्स ऑफ पीपल उनका डेथ होता है। तो फूड मतलब किस तरह से लोग यूरोप के, और ख़ास तौर से यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है कि ये जो लोग हैं किस तरह से पोटैटो पर डिपेंडेंट हो गए थे, इनके एक साल का प्रोडक्शन न होने की वजह से पता नहीं कितने लोग जो हैं यूरोप में मर जाते हैं। उसके बाद आपका लिखा हुआ है कंक्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो यूरोपियन थे, इनका यूरोपियन जो लोग हैं, यूरोप मीन्स जो ब्रिटेन के लोग हैं, फ्रांस के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, पुर्तगाल के लोग हैं, स्पेन के लोग हैं, इनको हम यूरोपियन कहते हैं। तो यूरोपियन क्या किए, यूरोपियन जो थे वो मेडुअल पीरियड में अदर कॉन्टिनेंट के लोगों से काफ़ी एडवांस थे। यूरोप में जो रूलिंग क्लास थी वो इनोवेशन पे, साइंस पे, एक्सपेरिमेंट पे, इस पर फोकस कर रही थी। तो इसकी वजह से क्या होता है, यूरोपियन जो हैं वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, और वहाँ के लोकल पीपल को डिफीट करते हैं। इसी को हम कहते हैं कंक्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। कंक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी नए एरिया को हम एक्सप्लोर करते हैं, तो वहाँ के लोकल को हम डिफीट करते हैं, और उसके बाद डिफीट करने के बाद हम वहाँ पर अपना ट्रेड डोमिनेशन करते हैं। डिजीज़ का मतलब क्या होता है, जैसे जो लोग होते हैं आपसे मिलते हैं किसी बाहरी एरिया के, बाहरी देश के, तो उनके साथ वो आपसे मिलते हैं, तो उनके साथ कई तरह के जर्म्स, कई तरह के वायरस भी लगे रहते हैं। तो कभी कभी जर्म्स जो होता है, वायरस जो होता है, वो किसी अदर कंट्री के लिए बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ऐसे यूरोप के लोग जब अमेरिका में गए, तो अमेरिका की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत लंबे समय से आइसोलेट थे। मीन्स वो अदर कंट्री के साथ किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं था, अदर कंट्री के लोगों के साथ वो किसी तरह से मुलाकात नहीं करते थे। तो सडन जब उनका यूरोप के लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो अमेरिका के जो लोग थे उनका जो इम्यून सिस्टम था, मीन्स उनका जो प्रतिरोधक क्षमता था, बहुत ही कमज़ोर था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से, और जो मीन्स जो जर्म्स थे यूरोपियंस के, उनके उनके कांटेक्ट में आने से यूरोपियंस जो थे बहुत बड़ी संख्या में मर जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में हल्का सा कुछ देख लेते हैं कि जो कंक्वेस्ट, डिजीज़ और ट्रेड के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि आपका जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है वो 16th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गया। मतलब जो पहले एशिया सेंटर ऑफ ट्रेड हुआ करता था, एशिया में जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे मतलब हमेशा प्रॉस्पेरिटी हुआ करती थी, और इंडिया उसका सेंटर हुआ करता था। यूरोप के लोग इंडिया के साथ, अफ्रीका के साथ व्यापार करते थे, या अरब के साथ। तो इंडिया में गोल्ड, सिल्वर सब आया किया करता था। लेकिन 15th सेंचुरी के बाद जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है वो सडनली क्या होता है, डिक्लाइन होता है, श्रैंक होता है ना। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो होता है वो डिक्लाइन होता है। क्यों, कैसे होता है? जो यूरोपियन सेलर्स थे, जो यूरोपियन लोग थे, वो करते क्या हैं, वो एशिया को एक्सप्लोर करते हैं, उसके अलावा अमेरिका की खोज करते हैं। तो एशिया से वो क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, और अमेरिका को अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। अमेरिका से जो उन्हें गोल्ड और सिल्वर मिलता है वो एशियन कंट्री में सप्लाई करते हैं, और एशियन कंट्री से एविडेंस गुड्स वगैरह लेकर जाते हैं। तो इसकी वजह से जो पहले एशिया था, जो पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही प्रॉस्परस था, तो यूरोपियन के दो अलग अलग कॉन्टिनेंट खोज करने की वजह से यूरोपियन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है और एशिया का इंपॉर्टेंस डिक्लाइन हो जाता है। इसी को हम कहते हैं कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है कि 15th सेंचुरी के पहले जो इंडियन ओशन है, आप लोग देख रहे हैं ना, जो इंडियन ओशन इंडिया के साउथ में है, उसके अलावा जो एक्सटेंड है मतलब अफ्रीका तक और ईस्ट अमेरिका तक। तो आपका जो इंडियन ओशन है ये पहले क्या था, यहाँ पे बहुत ही प्रॉस्परस ट्रेड हुआ करता था। लोग इस रूट के माध्यम से नॉलेज, कस्टम, उसके अलावा डिफरेंट चीज़ों को एक्सचेंज किया करते थे। और इस एरिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो क्रूशियल पॉइंट था। जैसे आप देखते हो ना कि जिस एरिया में समुद्र का मैक्सिमम एरिया पड़ता है तो वो कंट्री काफ़ी प्रॉस्परस होता है। तो इन ये आपका जो ये आपका यहाँ पे जो
एक सेकेंड, आपका जो पॉइंट है मेंशन कर रहा है इंडियन ओशन का, तो इंडियन ओशंस के एरिया में इंडिया जो था वो सेंटर हुआ करता था, लेकिन यूरोपियन के एशिया डिस्कवर करने से और अमेरिका को डिस्कवर करने से जो एशिया में वेल्थ फ्लो होता था, अब वो एशिया से वो यूरोप की तरफ जाना शुरू हो गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अमेरिका है, अमेरिका को जब यूरोपियन लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया था, तो अमेरिका जो था, अमेरिका वाज आइसोलेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स अमेरिका किसी भी कंट्री के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं था, अमेरिका पूरी तरह से आइसोलेट था, अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग था। 16th सेंचुरी में अमेरिका का जब एक्सप्लोरेशन होता है, यहाँ पे बहुत सारे मतलब यहाँ पे एबंडेंस लैंड है, वास्ट एरिया है, डिफरेंट क्रॉप्स हैं, मिनरल्स हैं, तो यूरोपियंस लोगों ने इसका यूज़ करना शुरू कर दिया। उसके अलावा यूरोपियन लोगों ने क्या किया, साउथ अमेरिका में जैसे पेरू है, मैक्सिको है, वहाँ पे माइनिंग कराते हैं, वहाँ के जो गोल्ड और सिल्वर एरिया वाले रीजन मिलते हैं, तो यूरोपियन लोग पेरू से मैक्सिको से गोल्ड और सिल्वर लेकर के वो एशियन कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं। उसके अलावा यूरोपियन लोग जो हैं अमेरिका में अपना कैंपेन करते हैं, एक्सपेडिशन करते हैं, जिससे कि अमेरिका के साउथ अमेरिका में एक प्लेस है एल डोराडो, इसके बारे में कहा गया था कि दिस एरिया इज़ फुल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो बेसिकली किस तरह से यूरोपियंस जो थे वो साउथ अमेरिका में जा कर के वो वहाँ पे क्विक फॉर्चून या वो अपने आप को किस तरह से बहुत कम समय में संपन्न करने का प्रयास कर रहे थे। नेक्स्ट आपका यहाँ देखेंगे तो नेक्स्ट वाले में आपका मेंशन किया हुआ है, और इसमें है कि किस तरह से पहले जो आपका ये पहले आपका इसमें जो पुर्तगाल और स्पेन है, पुर्तगाल और स्पेन कौन है, ये यूरोपियन कंट्री हैं, और अमेरिका को सबसे पहले अपने कंट्रोल में किसने किया था, पुर्तगाल और स्पेन लोगों ने किया था मिड 16th सेंचुरी में, है ना। तो यूरोपियंस में पुर्तगाल एंड स्पेन दे कंक्वेयर्ड अमेरिका, हाउ, बिकॉज दे हैव अ सुपीरियर फायर पावर। सुपीरियर फायर पावर मीन्स उनके पास एडवांस वेपन्स था। एडवांस वेपन्स के अलावा लिखा हुआ है एडवांस वेपन्स के, एडवांस ही वेपन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं था अमेरिका को जीतने के लिए। लिखा ना, कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अमेरिका अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पेनिश एंड पुर्तगीज अथॉरिटी। मीन्स वो अपने मिलिट्री वेपन के माध्यम से अमेरिका को नहीं जीते थे, उनके पास जो जर्म्स था, जो कीटाणु थे या स्मॉल पॉक्स, है ना, इससे क्या होता है कि ये अमेरिकन जो लोग थे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आइसोलेशन थे। अमेरिकन ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स मीन्स अमेरिका के जो लोकल पॉपुलेशन थी उसकी इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक थे। वो यूरोपियन के साथ जैसे कांटेक्ट में आते हैं, स्मॉल पॉक्स की वजह से जो यूरोपियन पीपल के स्मॉल पॉक्स एक्सचेंज होते हैं अमेरिकन के साथ, तो बहुत सारे अमेरिकन उनका डेथ हो जाता है। इससे क्या होता है, उनकी जो संख्या होती है काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। यूरोपियन जो हैं अमेरिका में बहुत एक्सेस कर जाते हैं। मीन्स जो जम्स है, स्मॉल पॉक्स है, उसने अमेरिकन पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके अलावा अमेरिकन के ऊपर यूरोपियन लोगों ने अपना कंट्रोल कर लिया। तो आज का जो अमेरिका है वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है काफ़ी डिक्लाइन है। अमेरिका में जो आज मेजॉरिटी में लोग हैं वो यूरोपियन लोग हैं, जो 15th और 16th सेंचुरी में जा कर के वहाँ पे पहले ट्रेड करते हैं, फिर लोकल को डिफीट करके वहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाए, फिर अमेरिका को अपना कंट्री बना लेते हैं। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ स्पेनिश, पुर्तगीज and later Britishers subsequently they defeated original inhabitants, not with the help of conventional military weapons but germs and smallpox, because American people have isolation for many centuries and they have weak immune system. Therefore when they had contact with European people, most of the local people died or decimated. उसके अलावा जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, आप अपने दुश्मन के खिलाफ वेपन से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका दुश्मन जो है आपके खिलाफ कीटाणु वायरस फैला दे तो आप उसको चेक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था, यूरोप के लोगों ने अमेरिका में जर्म्स और वायरस के माध्यम से यूरोपियन पॉपुलेशन को या नेटिव इंडियन को, हम उनको नेटिव इंडियन कहते हैं, जो अमेरिका की लोकल पॉपुलेशन है। उसके बाद यूरोप के बारे में देखा जाए तो आज जो यूरोप बहुत ही एडवांस है, बहुत ही कह सकते हो रिच कंट्री है, प्रॉस्परस कंट्री है। 18th सेंचुरी में 19th सेंचुरी तक यूरोप में पावर्टी, हंगर बहुत ही अधिक था, सिटीज़ ओवर क्राउडेड हुआ करते थे और वहाँ पे डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज़ नहीं थी, रिलीजियस इंटॉलरेंस था, रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन या रिलीजियस डिसेंटर्स जो रिलीजन को लेकर क्रिटिकल थे उनको पनिशमेंट मिला करता था। तो ऐसे लोग जो हैं यूरोप से बचकर अमेरिका में आ जाते हैं। अमेरिका में आने के बाद वो अपने आप को अपना एक अच्छी लाइफ शुरुआत करते हैं। उसके अलावा यूरोपियन जो अमेरिका में आए थे वो अफ्रीका से स्लेव परचेज करते हैं और इस तरह से अमेरिका में वो अपना एडवांस करते हैं, डेवलप करते हैं। और लास्ट का आपका जो टॉपिक इसी में लास्ट में इसी में आपको ऐड कर दिया गया हुआ है, और ये है कि आपका इंडिया और चाइना भले आज मतलब उतने संपन्न राष्ट्र नहीं हैं, हालांकि बहुत लीडिंग इकोनॉमी है,
लेकिन अमेरिका और इंडिया और चाइना, हाँ, इंडिया और चाइना 18th सेंचुरी में सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करते थे। एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट थे या प्री एमिनेंट हुआ करते थे। 15th सेंचुरी में चाइना ने क्या किया, अपने आप को वर्ल्ड मार्केट से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया या आइसोलेट कर लिया। उसके बाद इसका जो प्लेस है अमेरिका ले लेता है। उसके बाद जो पहले इंडियन ओशन सेंटर ऑफ ट्रेड हुआ करता था, तो ये शिफ्ट हो गया वेस्ट यूरोप की तरफ, और जो वेस्ट यूरोप है वो सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हो जाता है। मीन्स प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो सेंटर था मार्केट का डेवलपमेंट का, वो एशिया था, और मॉडर्न वर्ल्ड में जो सेंटर शिफ्ट होता है वो वेस्ट यूरोप में हो जाता है। तो इस तरह से आप ये दिखा सकते हैं किस तरह से इंडिया और चाइना लीडिंग और प्री एमिनेंट कंट्री हुआ करते थे। तो चाइना और इंडिया ने अपने आप को आइसोलेट किया वर्ल्ड मार्केट से 18th सेंचुरी में। मीन्स वो अदर कंट्री के साथ 18th और 19th सेंचुरी के बाद ट्रेड करना कम कर देते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कम करते हैं, और इसका प्लेस कौन ले लेता है, अमेरिका। तो इस तरह से अमेरिका बहुत ही पावरफुल और संपन्न राष्ट्र बन जाता है। तो इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका समझ लीजिए कि जो ये रिमेनिंग मतलब जितने टॉपिक आपके पूछे जा रहे हैं, तो आपका 100% तैयार हो जाएगा।